हेलो ऑल। अभी तक 10th की केमिस्ट्री में आपने पढ़ा था प्रकाश का परावर्तन, जिसमें आपने जाना था कि अभिलंब क्या है, आपतित किरण क्या है, परावर्तित किरण क्या है और उसके कितने नियम हैं। उसके 2 नियम थे। पहला, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अब दर्पण दर्पण शब्द आया था, तो आइए जानते हैं दर्पण क्या है। गोलीय दर्पण गोलीय दर्पण मतलब कि ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है, गोलीय दर्पण कहलाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? परावर्तक पृष्ठ का मतलब क्या हुआ? परावर्तक पृष्ठ का मतलब हुआ जहाँ से किरणें परावर्तित हो जाती हैं। अभी मैं ये सब आपको करके दिखाती हूँ एक प्रयोग के द्वारा। अब आइए आगे जानते हैं। गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर, मैंने प्रयोग करके दिखाया था आपको इस चम्मच के द्वारा। जैसे ये मैंने बताया था कि ये अवतल दर्पण है अंदर की तरफ, यहाँ पे इसका परावर्तक पृष्ठ किस तरफ होता है? अंदर की तरफ। जबकि उत्तल दर्पण में मैंने बताया था कि ये बाहर की तरफ इसका परावर्तक पृष्ठ होता है, यहाँ से फैलाव होता है। तो ऐसे ही गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर होता है, गोले के केंद्र की ओर होता है। ये गोला भले नहीं है, लेकिन तो आप इसको समझने के लिए बस ऐसा कहा जा रहा है। गोले के केंद्र की ओर होता है, उसको क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। और जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर होता है उसको क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण। अब इसको दर्शाया कैसे जाता है? ये ऐसे, परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ। ये मैंने इस पे पॉलिश किया है। पॉलिश का मतलब जैसे आप शीशा देखते होंगे, मिरर देखते होंगे सवेरे उठ के बाल सेट करने के लिए, तो उस पे पीछे ऐसा थोड़ी ना होता जैसे आगे दिखता है वैसे पीछे भी दिखता है। पीछे कलई किया रहता है या पॉलिश किया रहता है, जिससे आपका प्रकाश पीछे नहीं दिखाई पड़ता है। आप बस आगे ही देख पाते हैं, पीछे बस उस पर कोई पेंट वगैरह किया होता है। तो यहाँ से मान लो यहाँ कोई प्रकाश आए तो ये पीछे थोड़ी ना जाएगी, इस भाग से यहाँ परावर्तित नहीं होगी, बस इसी भाग से यहाँ से अंदर की तरफ परावर्तित हो जाएगी। और जो उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण में आप जानते हैं परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ होता है, तो बाहर की तरफ ये खाली होना चाहिए। इसीलिए मैंने अंदर की तरफ कलई कर दिया है, पॉलिश कर दिया है। तो ये उत्तल दर्पण हो गया। और हाँ, साथ में इसका मतलब नोट्स तैयार करते रहिएगा, इसीलिए मैंने इसको मतलब लिख दिया है। अब आइए गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ शब्द हैं उसके बारे में पहले जान लेते हैं, जिससे आगे हमें प्रतिबिंब, जब अवतल दर्पण का प्रतिबिंब बनाना होगा, उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब बनाना होगा, तो और उसका जो दैनिक जीवन में प्रयोग है उसको समझने के लिए हमको सबसे पहले ये सब समझना होगा। गोलीय दर्पण में ध्रुव क्या होता है? ध्रुव का मतलब होता है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। परावर्तक पृष्ठ कौन सा था? ये परावर्तक पृष्ठ था। मान लो अवतल दर्पण है, परावर्तक पृष्ठ कौन सा था? अंदर की तरफ के केंद्र को। जैसे केंद्र मतलब क्या होता है? बीच बीच में, तो ये बीच हो गया, तो इसको कहा जाता है दर्पण का ध्रुव। ध्रुव का मतलब पोल, तो इसको पी से प्रदर्शित किया जाता है। और जबकि उत्तल दर्पण में इसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ होता है, इसलिए मैंने अंदर की तरफ पॉलिश किया है, तो तब भी इसका तो मतलब केंद्र इसी यहीं तो होगा, तो इसको भी पी से प्रदर्शित कर देते हैं। और वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण जिस गोली का एक भाग होता है। अब गोलीय दर्पण मान लो, मैं आपको ये बस समझाने के लिए ले रही हूँ। मान लो ये गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण। अब ये हो गया, मान लो कि ऐसे ही ये मान लेते हैं हम कि कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। इसका बाहरी पृष्ठ मैंने पॉलिश कर दिया है। मैंने नहीं किया, मतलब पहले से था, लेकिन ऐसा इमेजिन मतलब कर रही हूँ। तो इसका परावर्तक पृष्ठ क्या होगा? अंदर की तरफ। जितनी भी किरणें जाएंगी सब अंदर की तरफ मुड़ती चली जाएंगी, क्योंकि अवतल दर्पण आपको पता है कि अभिसारी होता है, जबकि उत्तल दर्पण क्या होता है? अपसारी होता है, इसका फैलाव होता है। तो गोलीय दर्पण
जिस गोले का एक भाग होता, मान लो कि ये पहले ये भी गोला रहा होगा, तो जब ये गोला रहा होगा तो ऐसे रहा होगा गोले में, आखिर इसके बीच में जैसे आप पढ़े होंगे जो वृत्त होता है उसमें कहीं पे केंद्र पाया जाता है, तो यहाँ पे मान लो कि ये बीच में यहीं कहीं केंद्र पाया होगा। जब इसका एक भाग लिया जाता है तब भी तो आखिर केंद्र तो है ही, भले इसको उसका एक भाग लिया गया है, तो वही इसको बस मैंने समझाने के लिए लिया था। तो गोलीय दर्पण जिस गोले का एक भाग होता के केंद्र को, अब मान लो कि ये उस किसी गोले का भाग रहा होगा, तो इस ऐसे रहा होगा, गोले में रहा होगा यहाँ तक, तो इसका भी तो केंद्र होगा कोई। तो मान लो इसका केंद्र यहाँ आ गया, इसको क्या कहा गया, सेंटर, मतलब सी से प्रदर्शित कर दिया गया। गोलीय दर्पण जिस गोले का एक भाग होता के केंद्र को गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, जिसको सी से प्रदर्शित करते हैं। अब उत्तल दर्पण में ये पीछे की तरफ स्थित होता है, पीछे की तरफ मतलब यहाँ से परावर्तित होता है तो इसका ये आगे कहा जाएगा, पीछे की तरफ मतलब इसके पीछे जाएगा। और अवतल दर्पण में क्या होता है, इसके आगे की तरफ होता है, तो यहाँ पे हो गया। अब वक्रता त्रिज्या क्या है, गोलीय दर्पण जिस गोले का एक भाग होता है कि त्रिज्या गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। आप जानते होंगे कि त्रिज्या का मतलब क्या होता है, केंद्र से मतलब जो व्यास होता है, व्यास पूरा होता है, जैसे यहाँ ऐसे होगा, इसको अगर हम बीच से मिलाते हैं तो ये पूरा व्यास हो गया, और जो केंद्र से इसकी आधी दूरी है वो क्या होती है, वक्रता त्रिज्या, वो त्रिज्या होती है। तो ऐसे ही वक्र है मतलब गोला है, इसीलिए इसको कहते हैं वक्रता त्रिज्या। तो इसको अगर हम इसको मिला देते हैं, यहाँ पे मिलना था, तो क्या हो गया, ये P और C के बीच की दूरी क्या हो गई, वक्रता त्रिज्या हो गई। अब मुख्य अक्ष क्या है, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ध्रुव और वक्रता त्रिज्या, ये पूरी वक्रता त्रिज्या यहाँ से ऐसे मान लो हम इमेजिन करके ऐसे मिलाते हैं, तो ये काल्पनिक रेखा ऐसे मान लेते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है, दर्पण का मुख्य अक्ष। और जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे अभिलंब क्या था, अभिलंब ऐसे ऐसे बीच से यहाँ किसी आपतन बिंदु पर मान लो ऐसे पड़ रहा था, तो इसको अभिलंब कहा गया था। तो ऐसे ही ये दर्पण के जो ध्रुव है उस पर क्या है, अभिलंब है, यही मुख्य अक्ष। इतना सब समझ में आ गया होगा, ऐसा मुझे आशा है, लेकिन तो पता नहीं आपको आया होगा कि नहीं। इसके लिए आप पीछे से एक बार फिर से अच्छे से देखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। ये आपने अवतल दर्पण में देखा था, अब उत्तल दर्पण में भी यही देख लेते हैं। जैसे क्या था, मैंने बोला है यहाँ पे उत्तल दर्पण में या दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के पीछे स्थित होता है। पीछे ये इसका आगे है, पीछे कौन सा था, यहाँ पे। मान लो कि ये गोला ऐसे, जब ऐसे गोला हुआ होगा, ऐसे मान लो ये गोला हो गया, तो इसका केंद्र कहाँ रहा होगा, यहीं कहीं पड़ा होगा, यहाँ कहीं, तो इसको यहाँ सी कहते हैं। और इसके बीच इसको जब मिला देते हैं तो क्या हो गया, वक्रता त्रिज्या इसकी हो गई। अब इतना समझ गए होंगे, अब आगे देखते हैं। अब जैसे अब आपको बस प्रतिबिंब बनाना ये सब सीखना है, तो देखते हैं। जैसे क्या है कि अवतल दर्पण का मुख्य फोकस, मैंने बताया था कि अवतल दर्पण में जो किरण होते हैं वो अभिसारी होते हैं। अभिसारी का मतलब एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। तो आप यहाँ चित्र में देख रहे होंगे कि मान लो कि अनंत से कोई किरण आई, जैसे मैं बना के बताती हूँ। मान लो कि अवतल दर्पण है, इसका पीछे का भाग पॉलिश किया हुआ है, तो ये अंदर का भाग परावर्तक पृष्ठ है। मान लो अनंत से ये कोई वस्तु रखी है, ए बी, यहाँ अनंत, ये अनंत पे रखी है, आपको नहीं पता है कहाँ से रखी है। तो मान लो
ये क्या था P, और ये क्या है C, इसको मिला देते हैं। ये वक्रता त्रिज्या हो गई, ये केंद्र हो गया, वक्रता केंद्र, ये ध्रुव हो गया। कोई वस्तु अनंत पे रखी है, वहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष मैंने माना था ना, दर्पण का जो अभिलंब होता है वो मुख्य अक्ष होता है, काल्पनिक रेखा होती है। इसको पीछे भी मिला सकते हैं। तो मान लो कि इसके समांतर कोई किरण चलती हुई आई अनंत से यहाँ तक गई। अब दर्पण में अवतल दर्पण में आपको पता होगा कि वो अभिसारी होता है। अभिसारी का मतलब एक जगह इकट्ठा करता है, तो एक जगह वो इकट्ठा मतलब अंदर की तरफ वो उसको परावर्तित कर दिया। मान लो कि ये ऐसे आया, ऐसे चला गया, फिर यहाँ से आया कोई किरण यहाँ तक, फिर इसको अंदर की तरफ मोड़ दिया, ये ऐसे चला गया। फिर मान लो आता है वो, फिर वहीं से जाएगा, ऐसे जितनी भी किरणें आएंगी सब एक ही भाग से एक जगह इकट्ठी होती जाएंगी, अभिसरित होती जाएंगी। तो जहाँ पे सभी किरणें आकर के परावर्तित हुई, वहाँ पे जहाँ पे एक जगह एक बिंदु पे आके मिली उसको क्या कहते हैं, फोकस। उसको F से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे वास्तव में मिल रही हैं अवतल दर्पण में, जबकि अभी देखेंगे उत्तल दर्पण में ऐसा नहीं होगा, वहाँ पे मिलती हुई प्रतीत होंगी। ये P था, इसका अंदर का भाग कलई किया हुआ है, P हो गया। ये मुख्य अक्ष था, मान लो ये C था। अब आपको पता है यहाँ से जब किरणें मान लो आती हैं इस पे, तो इसका फैलाव हो जाता है चारों तरफ ऐसे ऐसे। इसको पीछे की तरफ बढ़ाते हैं। मान लो अनंत से कोई वस्तु रखी हुई है A B, यहाँ से कोई मुख्य अक्ष के समांतर चलती हुई आई, तो इसका फैलाव होगा, अंदर की तरफ नहीं आएगा, ये बाहर की तरफ ऐसे चला जाएगा। ऐसे ही फिर मान लो आई, तो ये अंदर नहीं जाएगी, फिर इसका फैलाव होगा। तो इस तरह से ये आती हुई, ये जाती हुई, ऐसे ही सारी किरणें। मान लो फिर एक आती है, फिर इसका फैलाव हो गया। अब इसको जब हम सबको पीछे आप जब सही से बनाएंगे तो एक ही जगह मिलेंगी ये भी। क्योंकि मैंने कुछ लिख करके नहीं बनाया तो टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी, लेकिन वास्तव में इसका नियम है कि एक ही जगह पे मिलती हुई जाकर के प्रतीत होंगी। तो इसको क्या कहा गया, उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस। यहाँ पे मिलती हुई वास्तव में मिल रही थी, यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। ये अभी तक आपने समझा, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस, उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस, ये सब। अब गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। गोलीय दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में आपको पढ़ना है, उससे बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले पढ़ेंगे किरण आरेखों का उपयोग करके गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों का निरूपण। उसके बाद पढ़ेंगे कि कोई किरण आरेख, मान लो कि कोई हम टार्च जलाते हैं तो वहाँ से जब किरण निकलती है तब उसके द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनेगा। फिर हम कोई वस्तु रख के देखेंगे कि अगर वस्तु है तो अगर हम प्रकाश डालेंगे तब उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं किरण आरेखों का उपयोग करके कैसे बनेगा। किरण आरेखों का उपयोग करके
किरण आरेखों का उपयोग करके जब हम देखेंगे तो पहला है कि दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरेगी। ये तो अभी आपने देखा मुख्य फोकस से गुजर रही है, यहाँ पे गुजरती हुई प्रतीत हो रही है। तो पहला तो चित्र यही था और ये अवतल दर्पण का था, ये उत्तल दर्पण का था। अब ये आज के लिए बस हम यहीं तक जानेंगे, आगे की वीडियो में इसके आगे जानेंगे।